So Namaskaram student again, and let us start with the small chapter income from salary, section 15 to 17, because salary chapter will not be targeted in final examination. Usually salary chapter or house property chapter final के exam में नहीं आता. Therefore the highest level of difficulty can be tested at intermediate level. तो हमें सैलरी चैप्टर को और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को सारे एंगल से यही पढ़ना होता है, बिकॉज वी डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दिस टू चैप्टर्स एट फाइनल लेवल. तो इनकम फ्रॉम सैलरी, दिस चैप्टर इज वेरी मच टेक्निकल इन नेचर. यहाँ पे इंटरप्रिटेशनल ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं. देयरफॉर यू विल नॉट फाइंड मेनी केस लॉज ऑन सैलरी चैप्टर एट हाई कोर्ट लेवल एंड सुप्रीम कोर्ट लेवल. बहुत कम केस लॉज आते हैं क्योंकि बहुत ही एलिमेंट्री चैप्टर है. इट्स लाइक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर. 2 + 2 = 4 ऐसा चैप्टर है. You need to understand first two and next two to get to know what will be the 4. तो इस चैप्टर में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एक्सेप्ट परक्यूजिट. परक्यूजिट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सैलरी चैप्टर तो एकदम सिंपल सा चैप्टर है. तो बेसिस ऑफ चार्ज, चार्जिंग सेक्शन 15 में लिखा हुआ है. डिडक्शंस अलाउड सेक्शन 16 में लिखा हुआ है. 17 में मीनिंग ऑफ सैलरी लिखा हुआ है कि सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है. सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 रीड विथ रूल 3 में परक्यूजिट्स लिखा हुआ है. परक्यूजिट्स मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई. ये इस चैप्टर का एंटी टैक्स इवेजन मैकेनिज्म है. एंटी टैक्स इवेजन मैकेनिज्म है यहाँ का. प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी को डीम्ड सैलरी बोला जाता है. डीम्ड सैलरी मतलब क्या होता है, तो ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, वीआरएस, जो लमसम कॉम्पेंसेशन आपको एम्प्लॉयमेंट से आता है उसका भी टैक्सेबिलिटी इसी चैप्टर में होना है. फिर कुछ एग्जम्पशन है सैलरी चैप्टर में से, जैसे एचआरए एग्जम्प्ट होता है, एलटीसी एग्जम्प्ट होता है. कुछ सेक्शन 10 के एग्जम्पशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे. कुछ अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं. सेक्शन 89 का रिलीफ करके एक कॉन्सेप्ट है. तो रिलीफ करके आप लोगों को सीए में इंटरमीडिएट में तो अलग से चैप्टर ही है, एंड सीए स्टूडेंट को रिलीफ करके एक सेक्शन है 89, वो पढ़ा दूंगा आप लोगों को. बेसिस ऑफ चार्ज, सर चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है देखो. इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली इफ देयर इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. इसका क्या मतलब है सर. इन लीगल टर्म देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस. अब मेरा जो आपके कॉलेज से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर टीचिंग टैक्सेशन एट योर बैच. सर एक बार ये बैच खत्म तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म. इस ईयर का रेम्यूनरेशन ले लो और फिर नेक्स्ट ईयर में नया कॉन्ट्रैक्ट मिला तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट मिलेगा. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में होते हैं उनको काम मिले काम ना मिले, काम लेक्चर्स हो लेक्चर्स ना हो, लॉकडाउन हो लॉकडाउन ना हो, उनका सैलरी चालू रहता है. तो दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. तो आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं जिनको आप रेगुलरली देखते हो, रेगुलरली उनसे बात करते हो, कॉलेज के कुछ काम भी हैंडल करते हैं, दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. एंड पीपल लाइक मी हु आर नोन एज द विजिटिंग फैकल्टीज, they are under contract for service. मेरा जो इनकम है वो आईएफओएस में या पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, लेकिन आपके जो कॉलेज के टीचर्स है उनका जो इनकम होगा वो आईएफएस में टैक्स होगा, क्योंकि उन दो पेयर और पेये के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप है. Once this relationship is established, then anything received from employer is taxable under salary on due basis or receipt basis, whichever is earlier. मुझे ये 2-3 बातें पढ़ानी है. एनीथिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है. एनीथिंग का मतलब क्या होता है मुझे ये पढ़ाना है आप लोगों को. उसके पहले मैं ये पढ़ाने से पहले आप लोग ये टेबल पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो. मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं. आप लोग एक टेबल पढ़ लो जो आपके सामने है, मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं. गिव मी 2 मिनट्स. ये टेबल पढ़ लो आप लोग प्लीज. तो माय डियर फ्रेंड, देयर आर फुल टाइम एम्प्लॉइज. फुल टाइम एम्प्लॉइज का तो सैलरी डेफिनेटली इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्स होगा. फुल टाइम एम्प्लॉइज का सैलरी डेफिनेटली इनकम फ्रॉम सैलरी में होगा टैक्स. मुझे ये बता दो, कुछ कुछ एम्प्लॉय सेल्स टीम में काम करते हैं, सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम आपने सुना होगा. तो इन लोगों को ना सैलरी के अलावा कमीशन मिलता है कि आप कंपनी में अच्छा काम करो तो आपको 2% का कमीशन देंगे, 5% का कमीशन देंगे. तो कमीशन जो होता है वो यूजुअली पीजीबीपी या आईएफओएस में टैक्स होता है. ये वाला कमीशन कहां टैक्स होगा. कमीशन अर्न बाय सेल्स टीम फॉर अचीविंग टारगेट्स इन पर्टिकुलर मंथ गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. ये वाला कमीशन कौन से हेड में टैक्स होगा, प्लीज रिप्लाई.
कमीशन ऑफ सेल्स टीम कहां पे टैक्स होगा? गाइस प्लीज रिप्लाई करो। कौन से हेड में ये कमीशन टैक्स होगा? सैलरी और आईएफओएस, दो हेड की चॉइस देता हूं। ओके आयुष, बाकी लोग प्लीज रिप्लाई करो। सेल्स टीम जो सेल्स टारगेट अचीव करके एक्स्ट्रा 2% 3% कमाती है, ये कौन से हेड में टैक्स होगा? ये मेरा सिंपल सा सवाल है आप लोगों को। बाकी लोग प्लीज रिप्लाई करो। सही है गलत है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप रिप्लाई करो। ओके तन्मय, ऑलराइट, सो आई हैव रिसीव्ड फ्यू रिप्लाईज एंड ऑल ऑफ देम आर सेइंग आईएफओएस सर। क्यों? क्योंकि ये कमीशन है ना, इसको सैलरी नहीं लिखा। लोगों को लगता है कि सैलरी अगर होगा ना तो सैलरी हेड में टैक्स होगा, लेकिन मैंने अभी अभी आपको चार्जिंग सेक्शन का एक लाइन पढ़ा है, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। यहाँ पे एक वर्ड को मैंने बॉक्स किया हुआ है, वंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश, एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, एनीथिंग, मैंने नहीं बोला सैलरी, मैंने बोला एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल एज सैलरी ऑन ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। अभी तक तो मैंने ये ड्यू और रिसिट को टच नहीं किया, अभी तक तो मैं खाली एनीथिंग पर हूं, ठीक है। चलो आगे बताता हूं। तो कमीशन आईएफओएस में नहीं टैक्स होगा, कमीशन टैक्स होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में ही, क्योंकि जो सोर्स है वो आपका एम्प्लॉयर ही है। आप लोगों का जो रिलेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, और ये पैसा आप लोगों को कमीशन के नाम से भी भले दिया हो तो ये आपको एम्प्लॉयर ने ही दिया है। इसका इफेक्ट मैं बताता हूं आप लोगों को, आप शायद इतना शायद कनेक्ट ना कर पाओ। इसका इफेक्ट ये होता है कि इस कमीशन का जो टीडीएस होता है ना, टीडीएस वो 194H में नहीं कट होता। 194H करके एक टीडीएस का सेक्शन है, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा टीडीएस। तो 194H करके टीडीएस का जो सेक्शन है वहां पे ये कमीशन का, यूजुअली सारे कमीशन का टीडीएस 194H में कट होता है, बट इसका टीडीएस 194H में नहीं डिडक्ट होके इसका टीडीएस जो है वो 192 में ही डिडक्ट होता है, क्योंकि सैलरी का टीडीएस 192 में डिडक्ट होता है। तो ये एक बात आप लोगों को समझनी है, जिसका इफेक्ट आगे जाके आपको पता चलेगा। चलो ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि एम्प्लॉइज अलाउंसेस मांगते हैं। अलाउंसेस क्या होता है सर? एम्प्लॉइज अलाउंसेस मांगते हैं मतलब सर वो अगर कोई घर दूर रहता है, ठीक है ना, कोई दूर होता है, जैसे अभी आप लोग हो महाराष्ट्र के रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, चिपळूण कोकण साइड से आप बिलोंग करते हो, अगर आपको मुंबई में अगर रहना है तो आप अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या डिमांड करोगे? सर आपको अगर मुंबई में स्टे करना है तो आप अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या डिमांड करोगे कि सर मेरे पास मुंबई में घर नहीं है, मुझको एचआरए दे दो। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। सर घर का भाड़ा इतना देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते, सर प्लीज गिव मी सम अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम सैलरी। सैलरी तो आपको मिल ही रहा है, उसके अलावा आप एचआरए डिमांड कर रहे हो। मुंबई में भी आपने घर ऐसी जगह पे लिया है जहां से आपका घर दूर है, तो ऑफिस दूर है, तो आप रोज वहां से ट्रैवल करते हो, तो आप डिमांड कर रहे हो ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आप डिमांड कर रहे हो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। फिर आगे जाके शायद आपकी शादी होगी, और शादी करने के लिए भी आप लोगों के पास इनफ पैसा नहीं होगा, तो आप अपने एम्प्लॉयर से वो पैसे डिमांड करते हो कि सर प्लीज प्रोवाइड अस मैरिज अलाउंस, शादी करने का पैसा दे दो सर, ठीक है। शादी करने के बाद ऑब्वियसली हनीमून होता है, हनीमून होने के बाद ऑब्वियसली बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे पैदा होने के बाद फैमिली बढ़ जाती है, खर्चा बढ़ जाता है, तो आपको एम्प्लॉयर आपका दे देता है फैमिली अलाउंस, ठीक है। फिर अगर आप आगे जाते हो बच्चे आपके स्कूल में जाना चालू कर जाते हैं, तो स्कूल की फी ज्यादा होती है, तो आप बोलते हो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो जैसे जैसे आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आप अपने एम्प्लॉयर के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस डिमांड करना चालू कर देते हो। और अगर आपकी कंपनी की वो पॉलिसीज है कि आपको अलाउंसेस देने हैं, तो मैं खाली क्या पूछ रहा हूं कि अगर ये सारे अलाउंसेस टैक्सेबल है, इमेजिन करो कि टैक्सेबल है, कुछ कुछ इसमें से एग्जेम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, लेकिन आप लोग इमेजिन करो कि टैक्सेबल है,
तो ये कौन से चैप्टर में टैक्सेबल है? मुझे खाली अभी चैप्टर की बात करो, मैं सैलरी की बात कर ही नहीं रहा, मैं अलाउंस की बात कर रहा हूं। आप कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपेंडिचर करते हो, उसके लिए आपके एम्प्लॉयर से आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए हैं, एम्प्लॉयर आपका भला इंसान है, आपको ये पैसे दे भी रहा है, तो ये कौन से चैप्टर में टैक्स होगा? जल्दी रिप्लाई करो प्लीज यार। अलाउंसेस अगर टैक्सेबल होंगे तो कौन से चैप्टर में टैक्सेबल होंगे? आप रिप्लाई नहीं करोगे तो गलती नहीं करोगे, और गलती नहीं करोगे तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि नहीं पता था। वेरी गुड वैष्णवी। नाउ यू आर ऑन ट्रैक सर। ये सैलरी में ही टैक्स होगा। क्यों सैलरी में टैक्स होगा सर? क्योंकि क्योंकि ये सैलरी में क्यों टैक्स होगा? बिकॉज सर ये पैसा आपको दिया किसने है? एम्प्लॉयर ने ही दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट में हो उस कंपनी के, इसलिए दिया है। मैं आपके कॉलेज के पास ये सारे अलाउंसेस नहीं डिमांड कर सकता क्योंकि मैं आपके कॉलेज का एम्प्लॉय नहीं हूं। देयरफॉर ये सारे अलाउंसेस मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके कॉलेज के जो रेगुलर फैकल्टी है उनको मिलेंगे। आपने तो सुना ही होगा कि महाराष्ट्रियन लोगों के लाइफ में दिवाली करके एक जो फेस्टिवल आता है, दिवाली, दीपावली, आप जो भी उसका नाम रखो, वो एक खुशियों का फेस्टिवल होता है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। और क्योंकि ये खुशियों का फेस्टिवल होता है, अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, इसके अलग अलग नाम है। तो सर यहाँ पे घर में ना एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिलीज में पहले हुआ करता था ऐसे कि दिवाली आने के बाद आपको बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ती है, घर पे कपड़े लेके जाने पड़ते हैं, रिलेटिव्स के लिए कपड़े लेने पड़ते हैं। अगर आप थोड़े सीनियर हो तो आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे आएंगे, बहुत सारे आपके जो क्लोज रिलेटिव हैं उनके, उनको आपको गिफ्ट्स देने होते हैं, स्वीट्स देने होते हैं, फटाके लाने होते हैं, ऐसे दुनिया भर की चीजें होती रहती है। क्योंकि दिवाली में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो यूजुअली एम्प्लॉय जो होते हैं ना, एम्प्लॉय, वो ना एम्प्लॉयर से एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं दिवाली में, सैलरी के अलावा। सैलरी तो उनको मिलता ही है, उसका तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन सैलरी के अलावा और एक चीज डिमांड करते हैं। वो क्या होता है? बोनस। वेरी गुड बोनस। सर, वो बोनस डिमांड करते हैं। सर बोनस मतलब क्या होता है? तो मैं आपको दोनों चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं यहाँ पे। एक एम्प्लॉयर होता है, दूसरा सामने एम्प्लॉई होता है। एम्प्लॉयर के लिए पीजीबीपी चैप्टर एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर बोनस देता है किसे? एम्प्लॉई को, या बोनस रहने दो, एम्प्लॉयर सैलरी देता है एम्प्लॉई को। मुझे बताओ पीजीबीपी चैप्टर में, पीजीबीपी चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, सैलरी की चैप्टर नहीं कर रहा अभी मैं। पीजीबीपी चैप्टर में जब ये एम्प्लॉयर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी डेबिट करेगा ना, क्योंकि एम्प्लॉय बिजनेस के ऊपर का खर्चा है। डू यू अग्री विद दिस? जो सैलरी Yes. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दी है सर, वो बिजनेस चलाने के लिए खर्चा किया है, ऑब्वियसली अलावेबल एक्सपेंडिचर है, इसका डिडक्शन हमें मिलेगा पीजीबीपी चैप्टर में। और क्योंकि पीजीबीपी चैप्टर में एम्प्लॉयर को इस चीज का डिडक्शन मिल गया है, एम्प्लॉई के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पे टैक्सेबल होता है और यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? डिडक्शन। एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलता है, वही पैसा एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। सैलरी तो वो रेम्यूनरेशन है या वो कॉम्पेंसेशन है जो पे किया जाता है क्योंकि आप कंपनी के लिए काम करते हो। यू आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन 8 to 9 hours in a day. You are daily working for the organization and you need to be compensated for that contribution. Therefore we give you salary. That's a concept of salary कि आपने काम किया, पैसे लेके जाओ। बोनस क्या होता है ना, बोनस आप लोगों ने कबड्डी वगैरह कभी खेला होगा, तो बोनस मतलब कि आपने कुछ एफर्ट्स नहीं किए। बोनस मतलब आपको बस एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। क्यों? दिवाली है, दिवाली है तो हमको बोनस चाहिए। तो मैं सबसे पहले एम्प्लॉयर के एंगल से बात कर रहा हूं कि बोनस एम्प्लॉयर देता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। क्या बोनस को एक्सपेंडिचर बोलना चाहिए बिजनेस में? क्या ये अलाउड होना चाहिए पीजीबीपी चैप्टर में? क्या बोनस का डिडक्शन? देखो, तुम अगर मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं आप लोगों को पगार देता हूं क्योंकि आप काम करते हो। बोनस तो मैं खुशी से देता हूं अपने
हैप्पीली देता हूँ कि यार चलो दिवाली है, हैप्पी दिवाली खाली बोल के क्या मतलब है, आधा किलो का मिठाई का डब्बा दूंगा तो क्या मतलब है, तो 5-10 हजार एक्स्ट्रा दे दो यार एम्प्लॉय को इस महीने, दिवाली है, उनके घर में भी खुशियां आए। तो बोनस का डिडक्शन मिलना चाहिए क्या, ये मेरा पहला सवाल है आप लोगों से। पीजीबीपी में नहीं। ठीक है, बाकी लोगों का भी रिप्लाई आने दो। बोनस का क्या, बोनस एक बिजनेस एक्सपेंडिचर है, खुशी खुशी दिया हुआ पैसा, सैलरी तो देना ही पड़ता है क्योंकि बाबा लोग काम करते हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन अभी ये सोचो, चलो ठीक है, यहां पे तो आपने ना बोल दिया, आप होल्ड करो इस थॉट को, इसको कंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे ये बताओ, बोनस इनकम तो है ना, एम्प्लॉय खुश तो है ना आज कि उसको बोनस मिला है, खुशी तो है, हाँ। खुशी है। एम्प्लॉय के खुशी में ही इनकम टैक्स अपनी खुशी ढूंढता है। तो बोनस एक जो इनकम है एम्प्लॉय के लिए, जो उसको एडिशनल मिला है, जॉब करता है करके नहीं, एडिशनल मिला है तभी तो उसका नाम बोनस है। तो ये पैसा कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, हेड बता दो मुझे, टैक्सेबल तो पक्का है यहां पे, हेड बता दो बस। बोनस सैलरी। पक्का टैक्सेबल होगा, सैलरी। ओके। तो आप बोल रहे हो कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा, क्यों, क्योंकि सर एम्प्लॉयर ने दिया है ना, एम्प्लॉयर ने दिया है, तो हमने वो तो बात करके रखी ना कि सर एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, भले वो सैलरी हो, अलाउंस हो, परक्यूजिट्स हो, बोनस हो, ये सैलरी में ही टैक्स होगा। वेरी गुड। तो अभी आपको मिसमैच दिख रहा है क्या, आपने खुद ने जितना मुझे लॉ बताया उतने आपको मिसमैच दिख रहा है क्या, देखो मिसमैच, देखो आपको मिसमैच दिख रहा है क्या, यहां पे जिसका डिडक्शन मिलता है वो सामने टैक्सेबल होता है। आपने बोनस का मुझे क्या बोला कि सर यहां पे तो टैक्सेबल होगा लेकिन एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगा। मिसमैच दिख रहा है कि आप लोगों को, जल्दी बोलो, मतलब एम्प्लॉयर को बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ये मिसमैच है, समझ रहे आप लोगों को। हाँ। मतलब एम्प्लॉयर ने, मुझे बताओ, एम्प्लॉयर ने जेन्युइनली बोनस दिया है कि झोल करने के लिए बोनस दिया, झोल मतलब टैक्स खाली कम करने के लिए बोनस दिया है, कि जेन्युइनली बोनस दिया है, टैक्स इवेजन के लिए दिया है कि जेन्युइनली बोनस दिया है, जेन्युइनली बोनस दिया है। बोनस देने से क्या होता है, बोनस देने से क्या होता है, अभी बात करता हूं मैं आप लोगों से, एकदम लॉजिक क्लियर कर रहा हूं आपका। बोनस देने से क्या होता है, एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, ऐसा नहीं है। आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हो मेजॉरिटी लोग, जल्दी बोलो, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ना। अरे एम्प्लॉय अगर खुश होंगे तो, हाँ। एम्प्लॉय Yes. अगर खुश होंगे तो खुशी खुशी ज्यादा काम करेंगे ना, नाही नाही माझा बॉस चांगला है, हम, योर बॉस इज वेरी गुड, वी गेट बोनस एवरी ईयर, नॉट ओनली बोनस दे गिव अस स्वीट्स एंड गिफ्ट्स, तो दैट विल हेल्प देम टू मोटिवेट। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, ठीक है ना। उसके अलावा इमेजिन करो कि एक कंपनी है जो बोनस देती है और दूसरी कंपनी है जो बोनस नहीं देती, वेयर विल यू वर्क। सैलरी दोनों कंपनी दे रही है, यहाँ पे भी आपको 1 लाख का पेमेंट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 1 लाख का पेमेंट मिलेगा, सैलरी दोनों कंपनी देती है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव्स बोनस एंड देयर इज वन कंपनी व्हिच डज नॉट गिव बोनस, वेयर विल यू वर्क। The organization which company gives bonus. कंपनी विद बोनस। तो क्या होता है ना, मुझे बताओ, आप लोगों ने कॉस्टिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा होगा, कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग कर्व, मुझे नहीं पता आपने ये सुना है टर्म की नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मतलब क्या होता है कि सर जब एम्प्लॉय आपको ज्वाइन करता है ना, एम्प्लॉय आपको ज्वाइन करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्यों, क्योंकि उसने नया नया ज्वाइन किया है और उसको नहीं पता काम कैसे करना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, मतलब टाइम पास मतलब जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, तो वो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाता है। ये समझ रहा आपको मैं क्या बता रहा हूं। सेम टाइम में, मतलब अगर पकड़ लो, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एम्प्लॉय को पहले, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए या एक घंटे में पहले एम्प्लॉय खाली 10 यूनिट बनाता था, तो अभी वही 1 घंटे में वो 15 यूनिट बनाना चालू कर देता है। आगे आगे जाके तो ऐसा होता है, वही 1 घंटे में 1 आवर में ये 25 यूनिट बनाना चालू कर देता है। क्यों, क्योंकि अभी उसका हाथ बैठ गया, हम बोलते हैं ना काम पे उसका हाथ बैठ गया है।
तो आप इस एम्प्लॉय को प्रिजर्व करना चाहोगे कि ये छोड़ के जाने दो, मतलब क्या करेंगे, ये लेबर, हमारा लेबर टर्नओवर, इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में हमारा लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब कितने जल्दी आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले जाता है। तो मुझे बताओ कंपनी का लेबर टर्नओवर कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? लेबर टर्नओवर, किसी भी कंपनी का लेबर टर्नओवर क्या होना चाहिए? लेबर टर्नओवर मतलब कितने ज्यादा आपके एम्प्लॉय आपको छोड़ के चले जाते हैं। लेबर टर्नओवर का ये सर, ये लेबर टर्नओवर कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिटेन करें। एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए हमें उनको खुश रखना पड़ता है। उनको खुश रखने के लिए हमें उनको सैलरी देनी पड़ती है, दिवाली पे बोनस देना पड़ता है। तो अभी मुझे बता दो, इतना सब बताने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या बोनस एक लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंडिचर है? क्या ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है एम्प्लॉयज को बोनस देना? Is it a business expenditure? क्या लग रहा है आपको? क्या ये सैलरी जितना ही इंपॉर्टेंट है? सैलरी तो देना ही पड़ता है, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं, लेकिन बोनस देना भी इंपॉर्टेंट है क्या? बोनस दोगे तो एम्प्लॉय खुश रहेंगे, बोनस दोगे तो एम्प्लॉय का लेबर टर्नओवर कम होगा, वो आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे और दूसरे अच्छे एम्प्लॉय आपकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बोनस दोगे तो एम्प्लॉय और अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो डू यू बिलीव इट इज बिजनेस एक्सपेंडिचर नाउ? बोलो प्लीज। हाँ, यस। यस सर, आप लोगों के रिप्लाई आ गए। यस सर, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलता है। जब मैं आपको पीजीबीपी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये पढ़ाऊंगा सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में कि सर बोनस का डिडक्शन मिलता है। लेकिन लेकिन बोनस और सैलरी में डिफरेंस इतना ही है, सैलरी का डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे मिलता है। अक्रूवल बेसिस में मतलब सर कि सैलरी आउटस्टैंडिंग भी अगर होगा ना तो डिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो यूजुअली। तो अक्रूवल बेसिस पे आपको सैलरी का डिडक्शन मिलता है। बोनस का डिडक्शन गवर्नमेंट बोलता है सर हम अनाउंसमेंट पे नहीं देंगे, आप एक्चुअली पे करो, एक्चुअली पेड बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगा। यू हैव टू एक्चुअली पे द बोनस, देन ओनली यू विल गेट द डिडक्शन। तो पीजीबीपी चैप्टर में ऐसे बोला गया कि बोनस का डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। तो सैलरी चैप्टर में है ना, सैलरी चैप्टर में बोनस को हमने टैक्सेबल भी रखा है रिसिप्ट बेसिस पे। मैंने क्या बोला, समझा क्या? सैलरी चैप्टर में सैलरी जो होता है ना, ये ड्यू या रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्स होता है। मतलब सैलरी भले ना भी मिले आप लोगों को, सैलरी अक्रूड हो गया तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, ड्यू हो गया तो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। लेकिन बोनस आपके हाथ में तभी टैक्सेबल होगा जब आपने उस बोनस को एक्चुअल में रिसीव्ड किया है। तो थोड़ा फर्क है सैलरी के टैक्सेशन में और बोनस के टैक्सेशन में, थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस है टैक्सेबिलिटी को लेके। मुझे आप और एक बात बता दो प्लीज, मुझे आप और एक बात बता दो कि क्या कभी आपको मार्च मंथ का सैलरी मार्च मंथ में मिलता है क्या? कभी भी जिंदगी में सुना है आपने? नहीं। मार्च का सैलरी कब मिलता है यूजुअली? अप्रैल। मार्च का सैलरी अप्रैल में मिलता है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो अभी हमारा प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हुआ था? जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप एग्जाम लिख रहे हो, हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था अप्रैल 20 पे और ये एंड हुआ था मार्च 21 पे। मेरा सवाल ही आप लोगों से ये है कि ये जो मार्च मंथ का सैलरी है यहाँ पे, जो यहाँ पे मिला नहीं, मिलेगा अप्रैल 21 पे, लेकिन मेरा प्रीवियस ईयर यहाँ पे एंड होता है। तो ये मार्च मंथ का सैलरी कौन से मंथ में यूजुअली टैक्सेबल होगा? एक्सेप्शनल लॉ में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, मैं यूजुअल टैक्सेशन की बात कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर 2021 में टैक्स होगा कि प्रीवियस ईयर 21-22 में टैक्स होगा? ये मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। यहाँ पे जो सैलरी आप काम करते हो मार्च के मंथ में, लेकिन आपको सैलरी मिलता है अप्रैल में, तो कौन से ईयर में सैलरी टैक्स होगा? मैं आपको वो पूछ रहा हूँ, सैलरी। मार्च। सर ये इसी ईयर में टैक्स होगा, क्योंकि आपका अकाउंट्स अच्छा है इसलिए आपने ये मुझे आंसर दिया, विच इज राइट।
तो आप लोग अज्यूम कर रहे हो कि सैलरी यहाँ पे ड्यू हुआ था, भले रिसीव्ड नहीं हुआ था लेकिन ड्यू हुआ था, ड्यू, ठीक है ना। तो जो सैलरी ड्यू हुआ था ना सर, भले हमें उस साल में नहीं मिले, फिर भी उसी ईयर में हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो आप लोगों का अजम्पशन है कि सैलरी बिना मिले भी आपको टैक्स भरना पड़ता है, जरूरी है कि सैलरी मिले तो ही टैक्स होगा। तो आगे जाके किसी क्वेश्चन में जब मैं आपको ये बोलूंगा कि सर लॉकडाउन की वजह से जैन, फेब और मार्च का सैलरी अभी तक मेरे एम्प्लॉयर ने मुझको नहीं दिया, तो इस साल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। आप इमेजिन करो ना, ये लॉकडाउन का ईयर था, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर जो था 2021 इधर लॉकडाउन का ईयर, तो बहुत सारे लोगों को सैलरी मिला है नहीं। एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस किया है कि भैया अगर सब कुछ चलेगा तो मैं आपको सैलरी दे दूंगा, उसका आप टेंशन ना लो, आप लोग हमारे लिए काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, कैसे भी करो, हाफ सैलरी तो हाफ सैलरी मिलेगा जरूर, लेकिन अभी नहीं दे पा रहा हूं। जैन, फेब, मार्च का सैलरी मिला ही नहीं। मैं पूछ क्या रहा हूं आप लोगों को, क्या जैन, फेब, मार्च का सैलरी जो मिला ही नहीं, शायद फ्यूचर में मिल भी जाएगा, शायद, शायद नहीं भी मिलेगा, वो फ्यूचर है, वो कंटिंजेंट है। क्या ये जैन, फेब, मार्च का सैलरी भी टैक्सेबल होगा कि खाली 9 मंथ का सैलरी टैक्सेबल होगा? आपके पास दो ऑप्शन है, 9 मंथ का सैलरी टैक्सेबल होगा कि 12 मंथ का होगा। 9 मंथ का सैलरी आपने रिसीव्ड किया हुआ है, ये 3 महीने का सैलरी ड्यू हुआ है लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो कितने मंथ का सैलरी इस प्रीवियस ईयर में टैक्स होगा? 9 और 12? 12 months. सर 12 मंथ का होगा, क्यों? क्यों सर? 9 मंथ का तो ड्यू एंड रिसीव्ड दोनों हो गया, ये तो पक्का हो गया ड्यू एंड रिसीव्ड। और सर ये जो 3 मंथ का सैलरी जो है ना, ये ड्यू तो हुआ है लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ है, ड्यू हो गया, रिसीव्ड नहीं हुआ है। लेकिन हमने लॉ में क्या लिख के रखा हुआ है? हमने लॉ में लिख के रखा है कि ड्यू होगा तभी भी टैक्सेबल होगा, रिसिप्ट होगा तभी भी टैक्सेबल होगा, व्हिचएवर इज अर्लियर। सर इसका और एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। कभी कभी घर में अभी जरूरत पड़ती है, अभी आपके यहाँ पे फ्लड आया था, ठीक है ना, अभी का ये एग्जांपल ले लो। इमेजिन करो कि इस पर्टिकुलर ईयर एंड में फ्लड आया था, ठीक है, तो आपके आपके डैडी ने क्या कर लिया, या आपकी मम्मा ने क्या कर लिया, या आपके घर में जो भी वर्किंग लोग हैं उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने नेक्स्ट ईयर का सैलरी ना एडवांस में ले लिया। तो इस साल का तो 12 महीने का सैलरी उनको मिल ही गया था, उन्होंने नेक्स्ट ईयर का अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने का सैलरी, नेक्स्ट ईयर के 3 महीने का सैलरी एडवांस में यहाँ पे ले लिया, 3 महीने का एडवांस ले लिया, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी, घर बना रहे थे, या कोई हॉस्पिटलाइज हुआ था, या आपके एजुकेशन का फी भरना था, जैसा भी है, दे हैव टेकन द सैलरी इन एडवांस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। मेरा सवाल अगेन आप लोगों से यही है, प्रीवियस ईयर 2021 में फिर कितने मंथ का सैलरी टैक्सेबल होगा? 12 मंथ या 15 मंथ? 12 या 15? 12 मंथ का सैलरी आपको मिल गया है और आपने 3 मंथ का सैलरी एडवांस में लिया हुआ है, अभी तक उसके लिए काम नहीं किया आपने, काम आप करोगे नेक्स्ट ईयर, अभी तक आपने जॉब नहीं किया। ओके, यहाँ पे मुझे मिक्स आंसर आ रहे हैं, आप लोग प्लीज रिप्लाई देने का ट्राई करो, सही गलत जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। एग्जैक्ट रेशियो चल रहा है अभी, एग्जैक्ट रेशियो, कुछ लोग 12 बोल रहे हैं, कुछ लोग 15 बोल रहे हैं, मतलब एक 12 एक 15 ऐसा आ रहा है, 12 15 12 15 ऐसे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी 15 का मेजोरिटी बढ़ गया। सर 15 मंथ का सैलरी टैक्सेबल होगा। सर 15 मंथ का सैलरी क्यों टैक्सेबल होगा? जिन्होंने 15 बोला उनका तो लॉजिक क्लियर हुआ है, जिन्होंने 12 बोला उनका लॉजिक सुन लो अभी। सर 12 मंथ का सैलरी जो है ना, वो रिसीव्ड हो चुका है, सॉरी वो ड्यू हो चुका है, वो रिसीव्ड हो चुका है, वो ड्यू एंड रिसीव्ड है, ठीक है ना। और जो 3 मंथ का सैलरी है ना सर, वो रिसीव्ड हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू होगा फ्यूचर में, ड्यू फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ, लेकिन रिसीव्ड तो हो गया है ना। और लॉ मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सर सैलरी इज टैक्सेबल ऑन विच बेसिस? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन विच बेसिस बेटा? ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस, व्हिचएवर इज अर्लियर। ये समझ रहा है आप लोगों को क्या है लॉ? लीगल लैंग्वेज समझ रहा है? भले सैलरी ड्यू हुआ हो या रिसीव्ड हुआ हो, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ये सैलरी अभी रिसीव्ड तो हो गया ना, ड्यू नहीं हुआ है, रिसीव्ड हो गया, तो रिसीव्ड हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा ना, अग्री कर रहे हो ना? यस यस। हाँ, तो सर अभी ये 15 का सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। मैं ये पूछ ही नहीं रहा था, ये तो 15 मंथ का ही टैक्सेबल होगा। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ प्रीवियस ईयर 2020, प्रीवियस ईयर 21 22 में कितने मंथ का सैलरी टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसमें का 3 मंथ का सैलरी लास्ट ईयर में टैक्स हो चुका है रिसिप्ट बेसिस पे। अब इस साल क्या होने वाला है ना, 2021 में क्या होने वाला है, 12 महीने का सैलरी ड्यू होगा,
लेकिन रिसीव्ड जो होगा ना वो खाली 9 मंथ का ही सैलरी होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं अभी। सर यहाँ पे 12 महीने की सैलरी ड्यू होगी, लेकिन रिसीव्ड तो 9 की होगी, क्योंकि 3 तो आपने पहले ही रिसीव्ड करके रखे थे। नेक्स्ट ईयर टैक्स लगेगा, वो बताओ मुझे प्लीज। 9 months. सर नेक्स्ट ईयर 9 मंथ पे ही टैक्स लगेगा सर, ये एकदम लॉजिकल है, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। वंस सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसिप्ट बेसिस, इट कैन नॉट टैक्स अगेन ऑन ड्यू बेसिस। रिसिप्ट बेसिस पे एक बार आपने टैक्स कर लिया तो फिर से उसको ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं किया जाता। तो ये इस चैप्टर का लॉजिक है, इतना मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया कुछ चीजें। पार्ट टाइम जॉब होता है वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स होता है। सैलरी ऑफ वर्किंग पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहोगे तो आप जॉब करते हो कि बिजनेस करते हो? बोलो ना। अभी आपके बैच में भी कुछ फ्रेंड्स हैं, आपने मिलके अगर कोई बिजनेस चालू किया तो जब आप घर से निकलोगे तो क्या मेंटालिटी से निकलोगे कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूं कि जॉब करने जा रहा हूं? आप दोनों का पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस करना चाह रहा हूँ। बिजनेस करने जा रहे हो, तो इस फर्म से जो आपको सैलरी मिलता है ये ऑब्वियसली आप लोगों को सैलरी करते हो करके नहीं, जॉब करते हो करके नहीं मिल रहा है, बिजनेस करते हो करके मिल रहा है। तो सैलरी ऑफ वर्किंग पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म हमेशा बिजनेस इनकम ही होता है। वो बिजनेस चैप्टर में हम कर लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का असेसमेंट पीजीबीपी में आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ पीजीबीपी। सैलरी ऑफ एमपी, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता है कितने भले लोग होते हैं, मैं उनके ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन भले लोग होते हैं, समाज का भला करते हैं। क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं? जैसे रेलवे एम्प्लॉई होता है, जैसा पुलिस एम्प्लॉई होते हैं, सोल्जर होते हैं, क्या वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं एमपी, एमएलए, एमएलसी? मराठी में इनको क्या बोलते हैं? खासदार। हाँ, खासदार। बरोबर बरोबर। नहीं सर, ये एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन इनको सैलरी मिलता है, तो इनका सैलरी जो है ना वो टैक्सेबल है। अब इन्होंने क्या करके रखा है, सुनो, इन्होंने अपना सैलरी जो है ना ये टैक्सेबल करके रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन इनको 2 अलाउंसेस मिलते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पशन के चैप्टर में पढ़ाया था। 2 अलाउंसेस जो बहुत अच्छी अमाउंट के मिलते हैं, उनका नाम है डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। हैव यू हर्ड दिस? डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, एग्जाम चैप्टर में डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। आपको मैं पढ़ा रहा था, इनके जो अलाउंसेस होते हैं ना, डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, वो उन्होंने एग्जम्प्ट करके रखे। खाली सैलरी जो नॉमिनल होती है वो उन्होंने टैक्सेबिलिटी के लिए ऑफर करके रखा हुआ है। वो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, आईएफओएस में फिर से आ जाएगा क्योंकि आईएफओएस का पॉइंट है। फिर आपके कॉलेज प्रोफेसर की स्टोरी। सर कॉलेज प्रोफेसर को जो सैलरी फ्रॉम कॉलेज मिलती है वो डेफिनेटली इनकम फ्रॉम सैलरी है। आपके कॉलेज प्रोफेसर ने कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट किया, आपके पेपर चेक किए, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा पैसा आईएफओएस में टैक्स होना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपके कॉलेज ने ही वो काम दिया था उनको, तो सर ये भी सैलरी में ही टैक्स होगा, क्योंकि एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम कॉलेज विल बी टैक्सेबल एज सैलरी, क्योंकि कॉलेज आपका एम्प्लॉयर है। लेकिन आप ही का कॉलेज सीए इंस्टीट्यूट या सीए में